हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और इस क्लास में मैं आप लोगों को यूनिट 4 का अध्ययन कराऊंगा। यूनिट 4 में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण जो पॉलिसी थी, योजनाएं थी, जो स्वतंत्रता के बाद अपने देश में लागू की गई थी, लाई गई थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले राधा कृष्णन आयोग के बारे में पढ़ा था, फिर मुदालियर आयोग के बारे में पढ़ा था और उसके बाद फिर कोठारी आयोग के बारे में अध्ययन किया था। अब इस यूनिट से संबंधित दो महत्वपूर्ण और शैक्षिक नीतियां बची हुई थी, जिसमें 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और वर्तमान में जो 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। तो आइए चलिए इनको एक एक करके देखा जाए कि ये दोनों जो शिक्षा से संबंधित नीतियां हैं वो अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार का बदलाव लाने के लिए सक्षम हैं और इनके द्वारा कौन कौन से बदलाव करने के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जा रही। चलिए आइए देखा जाए। ये देखिए, आज का देखिए सबसे पहला क्या है, हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और फिर इसी के बाद में थोड़ा सा 1992 में भी इसमें संशोधन करके कुछ आमूल चूल बदलाव किए गए थे, तो उसको भी देख लेंगे। लेकिन यह मूलतः जो थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ही थी। इसी में थोड़ा सा बहुत बदलाव करके इसको 92 में फिर से संशोधित किया गया। तो देखिए, भारत में जो शिक्षा नीतियां लाई गई थी उनका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना और इसे राष्ट्रीय विकास, सामाजिक समानता और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप बनाना था। स्वतंत्रता के बाद भारत में देखिए 3 प्रमुख राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां बनाई गई थी, जिसमें देखिए हम लोगों ने देखा था कि जो कोठारी आयोग के आधार पर नीति लाई गई थी वो 1968 में, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो वर्तमान में 2020 में सरकार के द्वारा लाई गई। तो इन्हीं में से हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो देखिए, इस नीति की जो घोषणा की गई थी यह तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के कार्यकाल में 1986 में की गई थी। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य देखिए शिक्षा को सर्वसुलभ, समान और गुणवत्ता युक्त बनाना था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव, पहला मुख्य उद्देश्य था शिक्षा में समानता लाना, यानी इक्विटी इन एजुकेशन। इसके तहत सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान करना था। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना, यानी उस समय के भारत की शिक्षा को आधुनिक, वैज्ञानिक और जीवनोपयोगी बनाना था। देश में राष्ट्रीय एकता की भावना को बेहतर करना था, लोगों को राष्ट्रीय रूप से एकीकृत करना था। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, समानता और सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित करना था। उसके बाद देखिए अगला इसका मुख्य उद्देश्य था महिला शिक्षा को बेहतर करना, यानी भारत में महिलाओं की साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देना। उसके बाद अगली मुख्य विशेषता उद्देश्य इसका था व्यावसायिक शिक्षा को अपने देश में बेहतर करना, बहुत अच्छे तरीके से व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार करना। तो शिक्षा को देखिए रोजगारोन्मुख और व्यावसायिक बनाना था। अब देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी इसमें क्या क्या प्रमुख सिफारिशें की गई थी, यानी कौन कौन से रिकमेंडेशन किए गए थे। तो मैंने अभी क्या बताया कि जो इसमें समान शिक्षा का उद्देश्य रखा गया, तो यही बात इसके रिकमेंडेशन में की गई, यानी कहा गया कि सभी वर्ग के लोगों को समान शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए, चाहे वह किसी भी वर्ग को, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे महिला हो, चाहे विकलांग हो, चाहे पिछड़े वर्ग, सभी लोगों को विशेष रूप से शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाए। उसके बाद देखिए महिला शिक्षा को बेहतर करने के लिए इसमें सुझाव दिया गया था और कहा गया कि शिक्षा से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए और इस नीति में उनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। इसके तहत देखिए साक्षरता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी के लिए शिक्षा का उद्देश्य रखा गया और कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। उसके बाद देखिए इसमें व्यावसायिक शिक्षा के लिए बात कही गई और कहा गया कि कक्षा 10वीं के बाद व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, छात्रों को तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान की जाए।
फिर उसके बाद देखिए कहा गया कि शिक्षकों का विकास किया जाए, यानी टीचर डेवलपमेंट किया जाए, शिक्षकों के लिए अच्छी तरीके से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, शिक्षकों को अच्छा वेतन दिया जाए और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार किया जाए। फिर उसके बाद देखिए इसमें कहा गया कि भारत में संचार प्रौद्योगिकी का बेहतर तरीके से शिक्षा में उपयोग किया जाए, तकनीकी संसाधनों को उपयोगी तरीके से इसमें इस्तेमाल किया जाए, शिक्षा में क्षेत्र में ऑडियो विजुअल, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। उसके बाद देखिए कहा गया कि पूरे देश में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली स्थापित की जाए, यानी शिक्षा में समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को विकसित किया जाए। उसके बाद देखिए अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कहा गया, इसमें कहा गया कि इन वर्गों की शिक्षा में समान अवसर, विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएं। उसके बाद देखिए इसमें 3 भाषा नीति के बारे में बात कही, कहा गया कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, यानी कहा गया कि त्रिभाषा सूत्र को अपनाया जाए। जो राज्य जो है स्थानीय रूप से अलग भाषा को अपनाए हुए हैं तो वहां पर स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। फिर उसके बाद जो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है वहां हिंदी पर, उसके बाद 2 अन्य भाषाओं में जिसमें अंग्रेजी और वहां के स्थानीय भाषाओं को वहां महत्व दिया गया। उसके बाद देखिए उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने की बात कही गई, कहा गया कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को मजबूत किया जाए, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए। ये सारी बातें 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई। बाद में देखिए फिर 6 साल के बाद इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया और उसी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, जिसको समीक्षा और संशोधन के नाम से जाना जाता है। यह देखिए पूरी तरह से 1986 की शिक्षा नीति ही थी, जिसमें बाद में रिव्यू के बाद कुछ थोड़े बहुत संशोधन किए गए और इसको फिर से लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य नीति को समय के साथ अधिक प्रासंगिक और व्यवहारिक बनाना था, यानी इसमें जो संशोधन किया गया, जो रिव्यू किया गया, उस समय के अनुसार थोड़ा बहुत बदलाव करना था। तो इसमें देखिए जो थोड़े बहुत संशोधन किए गए वो संशोधन क्या क्या थे। इसमें शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने की बात कही गई, यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात इसमें कही गई। इसमें कहा गया कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाए। वहां कहा गया था कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, अब यहाँ कहा गया कि इसको अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया, यानी सभी बच्चों का अधिकार होगा कि उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 14 वर्ष तक मिले। फिर उसके बाद इसमें साक्षरता अभियान को विस्तृत करने की बात की गई, कहा गया कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया जाए और इसको विस्तृत रूप में चलाया जाए। महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देने की बात कही गई और कहा गया कि महिलाओं को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सशक्तिकरण विशेष रूप से प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए। इसमें कहा गया कि शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया जाए, यानी शिक्षा को कई स्तरों पे बांट दिया जाए, स्थानीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, और फिर उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए। इसमें देखिए कहा गया कि स्थानीय निकायों यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को शिक्षा में अधिक अधिकार और जिम्मेदारी दी गई। शिक्षकों की स्थिति में सुधार करने की बात कही गई, कहा गया कि शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए, उचित वेतन दिया जाए और उनकी सामाजिक मान्यता में सुधार किया जाए। इसके अलावा देखिए इसमें कहा गया कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग बहुत बेहतर तरीके से किया जाए, इसमें कंप्यूटर और इंटरनेट को शामिल किया जाए, शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाया जाए, यानी उच्च शिक्षा में अनुसंधान, नवाचार और गुणवत्ता को बेहतर करने का प्रयास किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन चलाया जाए जिसमें साक्षरता, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के विकास के लिए विशेष योजनाओं को लागू किया जाए। तो देखिए ये दोनों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 के जो महत्वपूर्ण प्रभाव थे वो क्या निकल के आए कि शिक्षा में समानता और सुलभता में सुधार हुआ, भारत में महिला शिक्षा में बड़ी प्रगति हुई, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा मिला, व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा प्रणाली में महत्व दिया गया, शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से जोड़ा गया और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के माध्यम से साक्षरता दर में वृद्धि हुई। यानी ये जो नीतियां आई थी, जो योजनाएं आई थी, इसके वजह से अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में ये महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिले। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन देखिए कि हम लोग देख लेते हैं क्या निकल के आया, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है। यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 थे, इसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में
समानता, गुणवत्ता और व्यावसायिकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन नीतियों ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास, सामाजिक समानता और महिला सशक्तिकरण का आधार बनाया। इसके अलावा देखिए, इन नीतियों ने भारत में शिक्षा को आधुनिक बनाने की दिशा में मील के पत्थर का काम किया और बाद में 2020 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, तो एक प्रकार से ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा नीति के रूप में जानी जाती। इसी के आधार पर अपने देश की अत्यधिक शिक्षा व्यवस्था जो है आप लोगों को आजकल देखने को मिलती है। जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, ये तो अभी सही तरीके से लागू नहीं हो पाई है। तो इसके पहले जो शिक्षा नीति चल रही थी, यही 1986 और 92 के आधार पर ही शिक्षा हम लोगों को प्रदान की जाती थी और हम लोग प्राप्त करते थे। अब देखिए, हम लोग देख लेते हैं आगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020, यानी यह जो शिक्षा नीति है वर्तमान में अपने देश में लागू बहुत बृहद स्तर पर की जा रही है और बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में इसको लागू भी कर दिया गया। तो देखिए, यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, भारत की तीसरी और 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में समग्र, समावेशी, लचीला और बहुआयामी सुधार लाना है, ताकि यह नीति वैश्विक मानकों के अनुरूप हो और भारत को ज्ञान आधारित समाज के रूप में विकसित किया जाए। यानी इस शिक्षा जो नीति है, इसका जो उद्देश्य बहुत ही बृहद है। यहाँ कहा जा रहा है कि भारत में ज्ञान को, शिक्षा को इस तरीके से बनाया जाए कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो वैश्विक श्रेणी की, यानी उच्च कोटि की हो, इंटरनेशनल स्तर पर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। इस देखिए, इस नीति की जो निर्माण की प्रक्रिया थी उसको देख लिया जाए कि यह नीति जो बनाने की प्रक्रिया कैसे और कब शुरू की गई। तो इस नीति को बनाने के लिए शुरुआत 2020 की नीति के लिए 2015 में तैयार करना शुरू हुआ। यानी NEP 2020 का मसौदा जो है भारत सरकार के द्वारा 2015 में तैयार किया गया और इसके लिए देश भर में शिक्षा से जुड़े जो विभिन्न हितधारक थे, विशेषज्ञ थे, शिक्षक थे और छात्र के अलावा आम जनता से सुझाव लिया गया। इसके लिए फिर समिति का गठन किया गया और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो इसरो के अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इस समिति में शिक्षा, विज्ञान और प्रशासन के क्षेत्र से जुड़े कई अनुभवी विशेषज्ञों को शामिल किया गया। इसकी ड्राफ्ट नीति का प्रकाशन 2019 में किया गया और कस्तूरी रंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया। इस मसौदे से देश भर से प्रतिक्रिया और सुझाव लिए गए, यानी इस पे मसौदा प्रस्तुत कर दिया गया और उसके बाद पूरे देश के लोगों से इस पर सुझाव लिया गया और उनकी फीडबैक को लिया गया। उसके बाद देखिए, इस नीति का अंतिम रूप से निर्माण कब किया गया? जब सभी लोगों के सुझावों को, विचार विमर्श को सुन लिया गया, तब भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके देखिए, जो महत्वपूर्ण सलाहकार थे उसमें डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे, ये अध्यक्ष थे, यानी निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा इस समिति में शिक्षा से, विज्ञान से, समाजशास्त्र से और नीति निर्माण के क्षेत्र से अनुभवी विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। अब देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 थी, इसके क्या प्रमुख उद्देश्य थे? तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसकी प्रमुख उद्देश्यों में देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता और समानता को बढ़ावा देना है, 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली को ढालना है, शिक्षा में रचनात्मकता, नवाचार और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना है, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना है और 5वीं उद्देश्य में शिक्षा को रोजगार उन्मुख, व्यवहारिक और जीवनोपयोगी बनाना है। यानी आप लोगों ने पहले के बहुत सारे सुझावों और नीतियों को
अभी अध्ययन कर लिया है, तो उनके आधार पर आप देखेंगे कि उन सारी नीतियों में जो जो सिफारिशें की गई थी उसको सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका था। तो उन सारी चीज़ों को इसमें लागू करके और बेहतर बनाना था, और उसके साथ साथ अपने देश के जितने भी छात्र छात्राएं विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनकी शिक्षा को व्यवहारिक बनाना है और रोजगार उन्मुख बनाना है, उनमें गुणवत्ता की बेहतर स्थापित करना है। ठीक, अब देखिए इस शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, उनको एक एक करके देख ले। तो इस शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताओं में क्या है कि शिक्षा का एक नया ढांचा इसमें बना है। इसके पहले वाली शिक्षा नीति में आप लोगों ने देखा था कि 10+2+3 वाला जो ढांचा था, यानी कोठारी आयोग में जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर था वो थोड़ा अलग था। इसमें नया स्ट्रक्चर शामिल करने की बात कही गई, यानी इस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया है 5+3+3+4। इसमें देखिए क्या किया गया है कि जो पुरानी 10+2 प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया है और इसको नए ढांचे के रूप में लागू किया गया है। इस ढांचे के तहत देखिए जो 5+3+3+4 है इसको देखिए इस तरह से विभाजित करके करने की बात कही गई, यानी जो यह शुरू वाला 5 इयर्स वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें कहा गया है कि 3 से लेके 8 वर्ष तक जो है फाउंडेशनल स्टेज माना जाए और इसमें प्री स्कूली शिक्षा दी जाए, यानी जो है बच्चों को नर्सरी से लेकर LKG UKG 1 और 2, तो जिसको आप लोग देखेंगे कि बच्चे 5 साल तक इसमें शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसमें बच्चों को जो शिक्षा प्रदान की जाएगी वो खेल कूद आधारित होगी, गतिविधि आधारित होगी। उसके बाद फिर देखिए जो अगला 3 वर्ष है उसको प्रिपरेटरी स्टेज के रूप में कहा गया और इसमें कहा गया कि बच्चों को 8 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक शिक्षा प्रदान की जाएगी और इसमें कक्षा 3 से लेकर 5 यानी क्लास 3, 4, 5 की शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें बच्चों को भाषा, गणित और विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाएगी और वो भी बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। उसके बाद फिर देखिए अगला जो 3 है उसको मिडिल स्टेज कहा गया और इसमें बच्चों की जो उम्र होगी वो 11 से 14 वर्ष होगी और उनकी जो कक्षा होगी 6 से लेकर 8 होगी, यानी 6, 7, 8। इस क्लास में बच्चों को आलोचनात्मक सोच, परियोजना आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी जिससे बच्चों का बेहतर तरीके से मानसिक विकास होगा और वो नई नई चीज़ों को अपने से सोचकर खुद से करना सीखेंगे। फिर उसके बाद जो अगला है स्टेज उसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया, यानी 4 इयर्स 14 से 18 वर्ष को, और इसमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक की शिक्षा की बात कही, यानी 9, 10, 11, 12। इस व्यवस्था में कहा गया कि छात्रों को बहुविषयक अध्ययन कराए जाएं और उनके अंदर कौशल का विकास किया जाए। ये जो अपने देश में ये सब्जेक्ट का जो विभाजन किया गया था इसको कहा गया खत्म कर दिया जाए। अब छात्रों को विभिन्न प्रकार के विषयों को पढ़ने की छूट दी जाए, यानी उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता न रहे। कोई भी स्टूडेंट चाहे तो आर्ट्स का सब्जेक्ट लेकर पढ़े, चाहे साइंस का, या कुछ सब्जेक्ट आर्ट्स के ले ले, कुछ सब्जेक्ट साइंस के ले ले, उसको किसी भी प्रकार की बाध्यता में न बांधा जाए। फिर इसमें कहा गया कि जो क्लास 10 में बोर्ड का एग्जाम कराया जाता है उसको खत्म किया जाए और सीधे कक्षा 12 में बोर्ड की परीक्षा कराई जाए। देख इसमें देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की बात कही गई जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से जाना जाता है और इसको शॉर्टकट में ECC के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहा गया कि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनकी शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाए। इसके तहत देखिए भारत में आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और यहाँ पर बच्चों के लिए खेल आधारित, गतिविधि आधारित और बहुभाषी शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा देखिए बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी, यानी कक्षा 5 या संभव हो तो 8वीं तक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में देने की सिफारिश कही गई है। इसमें कहा गया है कि भाषा अधिग्रहण में सहायता के लिए 3 भाषा नीति को लागू किया जाएगा। ऐसे कोई राज्य अगर हैं जहां पर हिंदी के अलावा वहां की कोई और स्थानीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, जैसे देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, वहां की अपनी क्षेत्रीय भाषा है, स्थानीय भाषा है, तो उसी भाषा में कहा गया है प्राथमिक शिक्षा दी जाए और 5 तक जरूर दी जाए। अगर हो सके तो, संभव हो सके तो कक्षा 8 तक भी उनको इसी भाषा में शिक्षा देने का प्रयास किया जाए। इसके बाद देखिए इसमें
पाठ्यक्रम को लचीला और बहुविषयक बनाने की प्रयास किया गया है और कहा गया है कि छात्रों को विज्ञान, कला, वाणिज्य आदि धाराओं में विभाजित नहीं किया जाए। अभी मैंने बताया आप लोग को कि इस तरह से विभाजित न किया जाए, बल्कि जिस क्षेत्र में जाने की रुचि हो, जो विषय पढ़ने का मन हो, पढ़ने का अवसर दिया जाए। छात्र किसी भी विषय का चयन कर सकते हैं, जैसे विज्ञान के साथ संगीत। कौशल विकास, व्यावसायिक शिक्षा को विशेष शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए। इसके बाद फिर देखिए, बोर्ड परीक्षा में सुधार करने की बात कही गई। कहा गया कि बोर्ड परीक्षाएं आसान, अधिक व्यवहारिक और ज्ञान आधारित होनी चाहिए और छात्रों को वैकल्पिक परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। इसके अलावा देखिए, छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से परीक्षा का विकल्प दिया जाए। इसके अलावा देखिए, इसमें मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करने की बात कही गई और कहा गया कि छात्रों का 360 डिग्री मूल्यांकन किया जाए, यानी किसी एक पक्ष का मूल्यांकन न करके इनका पूर्ण रूप से मूल्यांकन किया जाए। और छात्रों के मूल्यांकन में आंतरिक मूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन और स्वयं मूल्यांकन को शामिल किया जाए, यानी खुद से मूल्यांकन, अपने सहपाठियों के द्वारा मूल्यांकन और पूरे आंतरिक मूल्यांकन को इसमें शामिल किया जाए। इसके लिए कहा गया कि राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया जाए, जिसको परख के नाम से स्थापित किया जाएगा। इसके बाद देखिए, फिर इसमें कहा गया कि व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाए। इसके लिए कहा गया कि कक्षा 6 से ही भारत में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान की जाए। कहा गया छात्रों को कि कक्षा 6 में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए और इनको कोडिंग डिकोडिंग की शिक्षा 6 क्लास से ही प्रदान करनी शुरू कर दिया जाए। इसके अलावा फिर देखिए, इसमें उच्च शिक्षा में सुधार करने की बात कही गई और कहा गया कि स्नातक की जो डिग्री थी उसको लचीला बनाया जाए, इसको 3 या 4 वर्षीय बनाया जाए, जिसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम लाया जाए, यानी छात्रों के ऊपर बाध्यता ना हो कि वह एडमिशन कराएंगे तो 3 साल लगातार पढ़ेंगे। इसमें कहा गया कि उनको लचीला बना दिया जाए। यदि कोई छात्र 1 साल पढ़कर कुछ और समस्याओं की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है या कुछ गैप हो गया, तो वो उसको एग्जिट कर सकता है, फिर कुछ समय के बाद फिर दोबारा शुरू कर सकता है। और जब वह 1 साल पढ़कर छोड़ेगा तो उसको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। यदि 2 वर्ष तक पढ़ के उसमें रुकावट आ जा रही है तो उसको डिप्लोमा प्रदान किया जाए, और वह पूरी तरह से उसको पूर्ण कर ले रहा है 3 या 4 साल तक, तब उसको डिग्री प्रदान की जाए। और ये सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का उपयोग उसको अगली कक्षा में प्रवेश करते समय करने के दिया जाए। ठीक। इसके बाद देखिए, कहा गया कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जाए, जिसको नेहरा के नाम से गठित किया जाए। उसके बाद फिर देखिए, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को बहुविषयक संस्थान के रूप में विकसित करने की बात कही गई। उसके बाद फिर देखिए, कहा गया कि शिक्षक प्रशिक्षण और विकास को बेहतर बनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी नेशनल टीचर्स फाउंडेशन का गठन किया जाए। इसके बाद इसमें देखिए, कहा गया कि शिक्षकों के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू किया जाए। अभी आप लोग देखते हैं कि बीएड की जो शिक्षा है वो 2 वर्षीय है, इसके पहले 10 साल पहले 1 वर्षीय थी। तो इसमें कहा गया कि अब छात्र छात्राओं को बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ ही एकीकृत बीएड कराया जाए, यानी उनको 4 साल का ग्रेजुएशन हो, उसी में बीएड भी शामिल कर दिया जाए, यानी 4 साल का ग्रेजुएशन पूर्ण करेंगे, उसी के साथ उनका बीएड भी हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, शिक्षकों के नियमित योग्यता परीक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की बात कही गई। इसके बाद फिर देखिए, डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को बेहतर करने के लिए कहा गया और कहा गया कि ई लर्निंग, डिजिटल पाठ्यक्रम और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मंच दीक्षा का विस्तार करने की बात कही गई। उच्च शिक्षा के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वयं को और सशक्त बनाने की बात कही गई। उसके अलावा फिर देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार केंद्र यानी नेशनल एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर NERIC की स्थापना की बात कही गई और कहा गया कि इसके द्वारा शोध और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। फिर इसके अलावा देखिए, इसमें शिक्षा में समानता की बात कही गई। कहा गया सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे वंचित और पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष सुविधा मिले। इसमें अल्पसंख्यक, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष योजनाओं को चालू करने की बात कही गई। अब देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई थी, इससे क्या लाभ हुआ? तो इससे देखिए लाभ क्या हुआ है कि शिक्षा में लचीलापन और व्यावसायिकता बढ़ेगी।
रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, छात्रों को कौशल विकास के अधिक अवसर मिलेंगे, भारत में डिजिटल शिक्षा का विस्तार होगा, शिक्षा में समानता सुनिश्चित होगी, वैश्विक मानकों के अनुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली विकसित होगी। यानी इस शिक्षा नीति को अगर सही तरीके से लागू कर दिया गया, सुचारू रूप से लागू कर दिया गया, तो यह शिक्षा नीति भारत में बहुत ही बेहतर शिक्षा नीति साबित होगी। इसके देखिए क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस सारी बातों को पढ़ने के बाद, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है भारतीय शिक्षा प्रणाली में समग्र, व्यावसायिक और गुणवत्ता युक्त सुधार लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यदि इसको लागू कर दिया गया सही तरीके से, तो इसके जो उद्देश्य हैं कि शिक्षा को आधुनिक बनाया जाए, रोजगारोन्मुख बनाया जाए, समावेशी बनाया जाए, इससे भारत वैश्विक शिक्षा मानकों के अनुरूप विकसित हो सकता है। यह नीति राष्ट्र निर्माण, नवाचार और मानव संसाधन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और अपने देश में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होगी। ठीक है, तो यह जो शिक्षा नीति है एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही व्यापक शिक्षा नीति है, और इसका क्रियान्वयन सही तरीके से अगर हो सकता है, किया जा सकता है, तो अपने देश की शिक्षा को बहुत ही बेहतर बनाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 92 और 2020 का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।